पीडियाट्रिक्स का जीआई सिस्टम देखते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं वोमिटिंग। पहले वोमिटिंग क्या होता है। ये जो है एक रेट्रोग्रेड रिजेक्शन होता है, रेट्रोग्रेड रिजेक्शन ऑफ द जीआई सब्सटेंस बाय माउथ के द्वारा। ठीक है, और इसका होने का क्या रीज़न है। वोमिटिंग कॉज बाय डिसेंट हो जाता है डायफ्राम, जिसके कारण है साइज जो है एब्डोमिनल कैविटी का कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है साइज कमेगा तो एब्डोमिनल ऑर्गन पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण प्रेशर कहाँ पे, स्टमक पे ज़्यादा पड़ेगा, और जिसके कारण फिर वोमिटिंग देखने को मिलेगा। रिगर्जिटेशन होगा बार बार स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स क्या है, गैग रिफ्लेक्स नहीं होता है। वोमिटिंग जो होता है वो मेन कंसर्न होता है, याद रखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा, क्योंकि स्टमक जो होता है हाईली एसिडिक होता है, और एसिडिक मटेरियल क्या होता है वोमिटिंग के द्वारा अगर बाहर आ गया है तो उसके वजह से मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ठीक है, वोमिटिंग में क्या होता है, एसीएल जो होता है वो मतलब बाहर चला जाता है, जिसके कारण क्या है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। एडिशनल कंसर्न क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और एटेलेक्टेसिस हो सकता है। याद रखना, एडिशनल कंसर्न एस्पिरेशन हो सकता है, निमोनिया और एटेलेक्टेसिस हो सकता है। रिमिशन क्या होता है, रिमिशन मतलब होता है फ्रीक्वेंट पेनलेस रिगर्जिटेशन। क्या है, फ्रीक्वेंट पेनलेस रिगर्जिटेशन होगा, उसको रिमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं असेसमेंट करेंगे तो फाइंड आउट करते हैं कॉज ऑफ वोमिटिंग। ऑर्गेनिक होता है और नॉन ऑर्गेनिक जो होता है इसमें क्या है, नॉन ऑर्गेनिक जो होता है नो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें न फिजियोलॉजी और एनाटॉमी प्रॉब्लम रहता है। मेनली इसमें होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है नॉन ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक जो होता है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मोर चांस होता है डिहाइड्रेशन कराने का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, पाइलोरिक स्टेनोसिस के कंडीशन हो जाएगा तो नैरो हो जाएगा पाइलरस रीजन, तो जिसके वजह से वोमिटिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या देखे थे, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा जिसमें लॉस हो जाता है सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है, इसमें पीएच है क्या है मोर देन 7.5 हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, याद रखना है हाइपोकैलेमिया इस कंडीशन में हो जाएगा जो कि लेट साइन होता है। असेसमेंट ऑफ ब्लड इन वोमिटिंग में असेसमेंट करते हैं ब्लड का वोमिटिंग में। अगर ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड आ रहा है तो ये फ्रेश ईसोफेजियल ब्लीडिंग को बताता है। याद रखना है, ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड आ रहा है तो ये फ्रेश ईसोफेजियल ब्लीडिंग बताता है। ठीक है, ब्राइट रेड कलर में। और कॉफ़ी कलर आ रहा है तो ये ओल्ड ब्लीडिंग को बताता है ड्यू टू एसिड के कारण। और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है विथ क्लोट तो ये पेप्टिक अल्सर को बताता है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है विथ क्लोट तो ये पेप्टिक अल्सर को बताता है। तो याद रखना है ब्लड का हम असेसमेंट करते हैं वोमिटिंग में। अगर ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड आ रहा है वोमिटिंग में तो ये फ्रेश ईसोफेजियल ब्लीडिंग को बताता है, और कॉफ़ी कलर है तो ओल्ड ब्लीडिंग को बताता है ड्यू टू एसिड के कारण। अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है विथ क्लोट के साथ तो ये बताता है पेप्टिक अल्सर को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वोमिटिंग जो होता है एक बिलियस वोमिटिंग होता है जिसमें बाइल प्रेजेंट होता है, और नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है जिसमें बाइल एब्सेंट होता है। एम्पुला ऑफ विटर कहाँ होता है, ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इन क्या है डेडूनम में। ठीक है, याद रखना है। तो प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग जो होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जिसको फोर्सफुल वोमिटिंग बोलते हैं, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है और इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोमिटिंग इन यंगर चाइल्ड
क्या है, लेस देन 7 ईयर का रहेगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोमिटिंग इन यंगर चाइल्ड लेस देन 7 ईयर, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस। बोले तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है। अगर मोर देन 7 ईयर ओल्ड है तो उसमें अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में, माइग्रेन में और जीआई डिस्टरबेंस में। याद रखना है, 7 साल से ज़्यादा बड़ा है चाइल्ड तो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेगा, माइग्रेन और जीआई डिस्टरबेंस होगा। तो नर्सिंग केयर क्या करोगे वोमिटिंग के टाइम पे, तो मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे फर्स्ट प्रायोरिटी। याद रखना है क्या करोगे, मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे फर्स्ट प्रायोरिटी। साइड लाइन पोजीशन दोगे जिससे प्रिवेंट हो जाए एस्पिरेशन। उसके बाद क्या करना है, मॉनिटर करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोमिटिंग, जैसे फ्रीक्वेंसी अमाउंट, मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, यूज करना है ORS फॉर डिहाइड्रेशन के लिए, और एजुकेट करना है पेरेंट को अबाउट हाउ टू यूज ORS पाउच। इंस्ट्रक्ट करना है पेरेंट को डैट इज ब्लड इज वोमिटिंग देन ब्रिंग चाइल्ड टू हॉस्पिटल। याद रखना है पेरेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे अगर ब्लड आ रहा है वोमिटिंग में तो उसमें हम क्या है, ब्रिंग चाइल्ड टू हॉस्पिटल में ले आना है। ठीक है। नोजिया जो होता है रिड्यूस बाय कोल्ड वाटर सिप से। याद रखना है नोजिया है वो रिड्यूस हो जाता है कोल्ड वाटर सिप से। ओरल फ्लूइड जो होता है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है इन वोमिटिंग कंडीशन में। याद रखना है ओरल फ्लूइड है वो कंट्रा इंडिकेशन होता है वोमिटिंग में। मेडिसिन हम क्या देते हैं, एंटी एमेटिक देते हैं। एंटी एमेटिक में क्या देते हैं, क्या है, डोमपेरिडोन देते हैं और मेटाक्लोप्रामाइड देते हैं। डोमपेरिडोन और मेटाक्लोप्रामाइड देते हैं, ये एंटी एमेटिक होता है। कितना देते हैं, 0.2 mg पर kg पर डोज देते हैं, 0.2 mg पर kg पर डोज देते हैं। साइक्लिक वोमिटिंग जो होता है रिपीटेटिव वोमिटिंग होता है, ये सेम टाइम सेम ड्यूरेशन सेम सिम्टम और सेम इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिलेगा। अब इट इज़ ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो नॉन ऑर्गेनिक कॉज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, डायरिया। डायरिया जो है इट इज़ अ नॉट अ डिसीज, ये क्या होता है, इट इज़ अ सिम्टम डैट अकर ड्यू टू डिसऑर्डर के कारण, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। ठीक है। डिफिनीशन क्या होता है डायरिया का, पासिंग ऑफ लूज और वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम पर डे अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या है, डायरिया बोलते हैं। पासिंग ऑफ लूज या वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम पर डे तो उसको बोलते हैं डायरिया। कंसिस्टेंसी इज स्टूल इज मोर इम्पोर्टेंट। याद रखना है कंसिस्टेंसी है ऑफ स्टूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ स्टूल। ठीक है। ड्यूरेशन देखते हैं, एक एक्यूट होता है दूसरा क्रोनिक। एक्यूट होगा वो लेस देन 2 वीक होगा। ठीक है। और क्रोनिक जो होता है मोर देन या इक्वल टू 2 वीक देखने को मिलता है। क्लिनिकल टाइप देखते हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया जो होगा, एक्यूट वाटरी डायरिया वो लेस देन 40 डेज होता है। ठीक है। एक्यूट वाटरी डायरिया जो होता है लेस देन 40 डेज, और ये इसमें राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा, राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। और कहाँ पे, ये कोलेरा के कंडीशन में देखने को मिलता है, कोलेरा के कंडीशन में। ठीक है। याद रखना है एक्यूट वाटरी डायरिया है लेस देन 40 डेज में, और राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा में। अब देखते हैं एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का तो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट रहेगा। इन्फेंट में 70% बॉडी वेट में क्या होता है, फ्लूइड ही होता है, तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा बच्चे में प्रेजेंट। ठीक है। अब देखते हैं एक्यूट ब्लडी डायरिया। एक्यूट ब्लडी डायरिया जो होता है वो डिसेंट्री के कंडीशन में होता है लेस देन 40 डेज में। एक्यूट ब्लडी डायरिया है डिसेंट्री के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक होता है एमेबिक और दूसरा होता है बैसिलरी डिसेंट्री जो कि सीवियर होता है, इसमें लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। तो बैसिलरी डिसेंट्री है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एमेबिक से। ठीक है। क्योंकि वाटर लॉस इसमें ज़्यादा होता है, डिसेंट्री वाले में बैसिलरी डिसेंट्री, और ये लेस देन 40 डेज में देखने को मिलता है। इसमें एक्यूट ब्लडी डिस्चार्ज होता है। ठीक है। ब्लड है वो लीकेज होगा फ्रॉम इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन डैमेज देखने को मिलेगा और सेप्सिस भी देखने को मिलता है।
परसिस्टेंट वोमिटिंग जो होता है ये मोर देन 40 डेज में देखने को मिलेगा। इट इज़ स्टार्ट एज एक्यूट वाटरी डायरिया बट इट इज़ क्या है परसिस्टेंट बियॉन्ड 40 डेज। तो उस कंडीशन में क्या है माल न्यूट्रिशन के कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट में हम मोनिटर करना है, मोनिटर ऑफ स्टूल कैरेक्टरिस्टिक सच एज कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, कलर और फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें लॉस हो जाता है अल्कलाइन। बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है स्टूल में, याद रखना है बाइकार्बोनेट आयन है वो प्रेजेंट होता है स्टूल में। क्या है बाइकार्बोनेट HCO3 प्रेजेंट होता है जो कि अल्कलाइन है, और कितना होता है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ये। ठीक है, तो इसीलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वोमिटिंग और डायरिया में मोस्ट कॉमन जो है क्या है डिहाइड्रेशन किस में देखने को मिलेगा, तो डायरिया के कंडीशन में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ठीक है, DD से याद रखना है। डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लूइड लॉस देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर है, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। फ्लूइड है, फ्लूइड डैट अकर इन सेल है तो उसमें इंट्रासेलुलर, और फ्लूइड है आउटसाइड सेल जैसे प्लाज्मा है, ब्लड है, तो ये। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में देखते हैं सॉल्यूट जो रहेगा वो शुगर है, सॉल्वेंट जो रहता है वाटर रहता है, और सॉल्यूशन जो रहता है वो शरबत बनता है। और वाटर का मूवमेंट जो होता है वो लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ होता है। याद रखना है वाटर का जो मूवमेंट होता है लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन के तरफ देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं। पहले है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में, इसमें है फ्लूइड का लॉस और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है इक्वल टू देखने को मिलता है बराबर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, पहले लॉस जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से लॉस होता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, इसमें सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, और ये जो होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो होता है ये मोर कॉमन टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिया देखने को मिला। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें होता है हाइपोवोलेमिया के कारण। बिकॉज है कंपार्टमेंट क्या है कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 होता है बराबर होता है। सो नोट कंसंट्रेशन चेंज, जिसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, और रिजल्ट इज नो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड बिटवीन बोथ कंपार्टमेंट। याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। अब देखते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन जो होता है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है फ्लूइड का लॉस, मान लो क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर से लॉस होता है, तो यहाँ से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अगर हो जाएगा तो इसमें कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा हो जाएगा। और वहाँ हम पढ़े हैं क्या है डिफ्यूजन का जो प्रोसेस क्या है किसका तो ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल में पढ़े हैं वाटर का जो मूवमेंट होता है लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हुआ है तो यहाँ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, और वाटर का मूवमेंट होगा इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो शिफ्टिंग होगा फ्लूइड का इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है क्या है लॉस ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है, क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो जिसके कारण कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में, और वाटर का जो मूवमेंट होगा वो किधर होता है लेस कंसंट्रेशन, वाटर का मूवमेंट लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन के तरफ। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा तो, और सेलुलर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है। और हाइपोटोनिक जो होता है जस्ट अपोजिट होता है हाइपरटोनिक के। ठीक है, इसमें क्या होगा मान लो फ्लूइड, इसमें क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस अगर ज़्यादा होता है इसमें तो ये क्या हो गया कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इसमें, और इंट्रा सेलुलर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है फ्लूइड का जो क्या होता है फ्लूइड जो रहता है वाटर का जो मूवमेंट होता है इस कंडीशन में किधर से होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ देखने को मिलता है।
क्योंकि फ्लूइड का लॉस है एक्स्ट्रा सेलुलर से ज़्यादा लॉस हुआ है। इसमें फ्लूइड का शिफ्टिंग जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के तरफ होता है, जिसके कारण सेलुलर एडिमा या फिर इंक्रीज साइज हो जाएगा सेल का। याद रखना है, सेलुलर एडिमा या इंक्रीज साइज ऑफ सेल हो जाएगा। क्लिनिकल डिहाइड्रेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। अगर लेस देन 5% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको बोलते हैं माइल्ड। मॉडरेट में है 5 से 9 होता है, सीवियर में मोर देन 10% लॉस होता है। असेसमेंट करेंगे तो क्लिनिकल फीचर और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखते हैं। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इसमें लेस देन 5% टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस होता है। ड्राई लिप्स हो जाएगा, ड्राई लिप्स, ठीक हो जाएगा सलाइवा, 98% वाटर होता है इसमें। तो ड्राई सलाइवा है, थिक सलाइवा है, टीयर डिक्रीज हो जाएगा टीयर, और फ्लैट हो जाता है एंटीरियर फोंटानल। एंटीरियर फोंटानल है वो फ्लैट हो जाता है। तो याद रखना है माइल्ड में 5% से क्या है, लेस देन 5% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस होगा। ड्राई लिप हो जाएगा, थिक सलाइवा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टीयर, और फ्लैट हो जाएगा एंटीरियर फोंटानल। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 5 से 9% फ्लूइड क्या है बॉडी लॉस होता है इसमें, और इसमें ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ रहेगा, टीयर अब्सेंट हो जाएगा, संकन आई देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं इनोप्थेल्मस, ठीक है, और डिप्रेस हो जाएगा एंटीरियर फोंटानल। याद रखना है। पुअर स्किन टर्गर हो जाएगा, जिसको क्या है टेंटिंग ऑफ स्किन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है। चेक कहाँ पे करते हैं पुअर स्किन, तो एब्डोमेन पे करते हैं इन्फेंट में। याद रखना है मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है 5 से 9% बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर अब्सेंट हो जाता है, संकन आई देखने को मिलता है, जिसको क्या है एनोप्थेल्मस बोलते हैं, और डिप्रेस एंटीरियर फोंटानल, पुअर स्किन टर्गर हो जाता है टेंटिंग ऑफ स्किन के तरह, और एब्डोमेन जो रहता है वो क्या है, चेक कहाँ पे करते हैं, तो एब्डोमेन पे करते हैं इन्फेंट में, ठीक है। अब देखते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम हम चेक करेंगे इसमें। तो कैपिलरी रिफिल टाइम है, उसमें क्या है पेरीफेरल परफ्यूजन देखने को मिलेगा, जिसमें मोर देन 2 सेकेंड बट लेस देन 4 सेकेंड हो जाएगा। और नॉर्मल जो होता है कितना होता है, तो 2 सेकेंड से कम होता है, और एडल्ट में जो होता है क्या लेस देन 3 सेकेंड होता है। अब देखते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है नॉर्मल होता है कितना, चाइल्ड में क्या है 1.008 से 1.015 होता है, मगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन के कंडीशन में क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, जिसमें कितना हो जाएगा 1.016 से 1.030 हो जाएगा ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन में। ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्या है लेस देन 1 ml पर kg पर आवर हो जाएगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। याद रखना है कितना है 7.35 से 7.45 होता है नॉर्मल, और इसमें हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अप टू 7.30। चाइल्ड में जो होता है क्या है 240 ml पर 24 आवर में, और एडल्ट में है 400 ml पर kg पर 24 आवर में, तो उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। इसमें मोर देन या इक्वल टू 10% टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस होता है। हाइपोवोलेमिया शॉक होने का चांस इसमें ज़्यादा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक का, क्योंकि बीपी कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया और रेस्पिरेशन बढ़ गया है। रैपिड 3D पल्स देखने को मिलता है, क्या है पल्स जो होता है रैपिड 3D पल्स देखने को मिलेगा। तो बीपी जो है वो कम हो गया है, रेस्पिरेशन बढ़ गया है, और हार्ट रेट बढ़ गया है, और एक्सट्रीमिटी चेक करेंगे तो कूल रहेगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा 1.035 देखने को मिलेगा, और डिले कैपिलरी रिफिल टाइम हो जाएगा मोर देन 4 सेकेंड। याद रखना है। डिक्रीज हो जाएगा स्किन टर्गर, डिप्रेस एंटीरियर फोंटानल, ओलिगो यूरिया और एनीरिया, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा अप टू 7.10। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। प्लान ए में
माइल्ड जो होता है उसको नो डिहाइड्रेशन बोलता है, ठीक है, WHO। यूज करना है इसमें ग्रीन कलर का फॉर राइटिंग के लिए। होम केयर अवेलेबल फ्लूइड होना चाहिए। नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं इसमें 8 टाइम, और ORS देना है बच्चे को, और नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। ORS जो हम देते हैं एज डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 500 ml पर kg देते हैं, और 2 से 10 साल का है तो उसमें 1000 ml पर डे देते हैं। अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें 2000 ml पर डे देंगे। याद रखना है, 2 साल से कम है तो 500 देते हैं, 500 ml पर डे, और 2 साल से 10 साल के बीच में है तो 1000 ml पर डे देते हैं, और 10 साल से बड़ा है तो 2000 ml पर डे देते हैं माइल्ड के कंडीशन में, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में हम जिंक टैबलेट भी देते हैं। याद रखना है, जिंक टैबलेट देते हैं 40 डेज के लिए अप टू 6 मंथ, ठीक है। अगर अप टू बच्चा 6 मंथ का रहेगा तो 10 mg पर डे देते हैं, और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो क्या है 20 mg पर डे देते हैं। याद रखना है। एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। प्लान बी जो होता है जो मॉडरेट होता है, जिसको WHO बोलता है सम डिहाइड्रेशन है। इसमें येलो कलर यूज करते हैं। नो नीड टू हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या देते हैं, ORS देते हैं कितना 75 ml पर kg पर 24 आवर में। याद रखना है क्या देते हैं प्लान बी में, जो मॉडरेट और सम डिहाइड्रेशन ये येलो कलर से डिनोट करते हैं। इसमें भी हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। ORS देते हैं 75 ml पर kg पर 24 आवर में। और एग्जाम्पल अगर मान लो अगर 10 kg का है तो कितना देते हैं 750 ml देते हैं पर 24 आवर में। आफ्टर 24 आवर फिर क्या करना है, चेक करना है डिहाइड्रेशन यूज स्टेटस को। इट इज़ अ डिहाइड्रेशन स्टिल अगर परजेंट है, अगर डिहाइड्रेशन फिर भी परजेंट है तो रिपीट करना है सेम डोज ऑफ 75 ml पर kg 24 क्या है 4 आवरली, क्या है 75 ml पर kg 4 आवर में, टिल जब तक क्या है नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन न दिख जाए, ठीक है, जब तक डिहाइड्रेशन ख़त्म ना हो जाए। और ओवर हाइड्रेशन के लिए चेक करते हैं। अगर ओवर हाइड्रेशन अगर होगा तो फेस पे एडिमेटस आईलिड देखने को मिलेगा। एडिमेटस हो जाता है आईलिड। पफीनेस ऑफ फेस देखने को मिलता है, और क्या होता है इमीडिएट उस कंडीशन में स्टॉप कर देना है ORS को। ओवर हाइड्रेशन को हम चेक करते हैं फेस पे तो एडिमेटस आईलिड देखने को मिलता है, पफीनेस ऑफ फेस, और इमीडिएट स्टॉप करते हैं ORS को। इफ़ अगर वेट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, अगर वेट मेजर अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या लेस देन 2 आवर में, अगर वेट मेजर करना पॉसिबल नहीं है तो लेस देन 2 आवर में कितना देना है 50 से 100 ml देना है पर स्टूल। जितने बार बच्चा स्टूल जाएगा उतना 50 से 100 ml देते हैं, ORS देते हैं क्या लेस देन 2 आवर में। और मोर देन 2 आवर हो गया है तो उसमें हम देते हैं 100 से 200 ml पर स्टूल देते हैं। अब ORT फेलियर देखते हैं। ORT क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फेलियर देखते हैं। अगर परसिस्टेंट वोमिटिंग हो गया है, माल एब्जॉर्प्शन हो गया है ग्लूकोज का, इनएप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ऑफ ORS अगर हो गया है तो। प्लान सी देखते हैं सीवियर और डिहाइड्रेशन के बारे में। इसी को बोलते हैं WHO की डिहाइड्रेशन है। इसमें कलर हम यूज करते हैं रेड कलर, हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत होता है, और IV फ्लूइड हमें देते हैं इसमें RL और D5 देते हैं, और RL फर्स्ट चॉइस होता है। याद रखना है RL देते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और D5 देते हैं साथ में, ठीक है। तो याद रखना है एज फर्स्ट, और देन क्या है एज। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें 30 ml पर kg पर आवर देते हैं। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें हम 30 ml पर kg पर आवर देते हैं, और देन उसके बाद 70 ml जो देते हैं वो 70 ml पर kg क्या कितना देते हैं 70 ml पर kg पर 5 आवर में देते हैं। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो फर्स्ट हम 30 ml पर kg पर आवर देते हैं, उसके बाद 70 ml पर kg पर 6 आवर में। और 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें हम क्या है 30 ml पर kg पर हाफ आवर में देते हैं, आधे घंटे 30 मिनट में। 30 ml पर kg पर क्या है हाफ आवर में 30 मिनट में।
उसके बाद है 70 ml पर kg क्या है पर 2.5 आवर में देते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगर 1 साल से बड़ा है तो 30 ml देंगे आधे घंटे में। उसके बाद है 70 ml देते हैं पर kg पर 2.5 आवर में। आफ्टर डैट चेक करते हैं रेडियल पल्स। उसके बाद हम चेक करेंगे रेडियल पल्स और क्या है रैपिड हो जाएगा 3D, तो क्या है रिपीट कर देना है सेम डोज को। ठीक है, अब देखते हैं ORS के बारे में। ORS कंपोजिशन जो होता है जिसमें NaCl होता है 2.6 ग्राम होता है NaCl। ठीक है, क्या है सोडियम क्लोराइड है 2.6 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम होता है। सोडियम सिट्रेट जो होता है 2.9 ग्राम होता है। सोडियम सिट्रेट जो होता है 2.9 ग्राम है, और ग्लूकोज जो है वो 30.5 ग्राम होता है। 12। ठीक है, याद रखना है अप्रॉक्स टोटल जो होता है ORS में 21 ग्राम देखने को मिलता है, 20.5 ग्राम। तो ORS में कंपोजिशन जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 ग्राम होता है, और सोडियम सिट्रेट जो होता है वो 2.9 ग्राम होता है। सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम, ग्लूकोज होता है 30.5 ग्राम होता है, टोटल 20.5 ग्राम होता है, अप्रॉक्स 21 ग्राम देखने को मिलता है। अब देखते हैं ORS ऑस्मोलरिटी देखते हैं, जिसमें ग्लूकोज और सोडियम का जो रहेगा 75 ml क्या है 75 क्या है मिलीमोल पर लीटर होता है। और क्या है क्लोराइड का कितना होता है 65 होता है। पोटेशियम का कितना होता है 20 होता है, और सिट्रेट का कितना होता है तो 10 होता है, याद रखना है। इसमें क्या हो गया ग्लूकोज और सोडियम का 75 क्या मिलीमोल पर लीटर होता है। क्लोराइड का कितना होता है 65, पोटेशियम का जो होता है 20 होता है, और सिट्रेट का होता है 10। टोटल कितना होता है 245 मिलीमोल पर लीटर देखने को मिलता है, जिसमें लो ऑस्मोलर ORS होता है। ये लो ऑस्मोलर ORS होता है। ORS जो होता है कैन यूज अप टू 24 आवर आफ्टर डिजॉल्व। सीवियर अगर डायरिया है तो अवॉइड करना है फ्रूट जूस, याद रखना है। अगर सीवियर डायरिया है तो फ्रूट जूस को अवॉइड करना है, और नहीं तो ये कॉज कर देगा इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का। नर्सिंग केयर कैसे करना है माइल्ड टू मॉडरेट में। एजुकेट करना है पेरेंट को हाउ टू यूज रिप्लेस फ्लूड स्टेटस लॉस्ट फ्लूड। एजुकेट करना है अबाउट प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ ORS को। रूटीन डाइट देना है शुड बी कंटिन्यू इफ़ चाइल्ड इज लेथार्जिक इवन आफ्टर टेकिंग ORS। ठीक है, एंड नॉर्मल रूटीन डाइट। तो उसमें हम ब्रिंग योर चाइल्ड टू हॉस्पिटल में ले आओ। ठीक है, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसमें हम मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट, हार्ट रेट, BP, एंटीरियर फोंटानल एवरी 4 आवर में। उसके बाद है डेली वेट हम चेक करते हैं, यूरिन और स्पेसिफिक ग्रेविटी को याद रखना अच्छे से। और फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर माइक्रो ड्रिप है, ये पीडियाट्रिक में यूज होता है माइक्रो ड्रिप, जिसमें 1 ml में 60 ड्रॉप होता है। मैक्रो ड्रिप होता है यूज करते हैं एडल्ट में, जो कि 1 ml बराबर कितना 15 से 16 ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, और ड्रॉप पर मिनट कैसे निकालते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml और बटा टोटल टाइम इन मिनट, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ड्रॉप फैक्टर से। एडमिनिस्ट्रेशन करना है IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड। डेली मॉनिटरिंग करना है सोडियम और क्लोराइड के लिए। डेली मॉनिटरिंग करना है सोडियम और क्या है क्लोराइड लेवल को चेक करने के लिए। और प्रिवेंट करता है चाइल्ड फ्रॉम पोस्ट यूरेथ्रल हाइपोटेंशन, याद रखना है। प्रिवेंट करता है चाइल्ड फ्रॉम पोस्चुरल हाइपोटेंशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टमक जो होता है वो J शेप का होता है और 4 लेयर होता है स्टमक में। तो इसमें देखते हैं इनर टू आउटर। इनर जो होता है म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलर है, फिर सिरोसा है। और मस्कुलर का जो होता है 3 टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट होता है मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक में, याद रखना है। मस्कुलर लेयर में भी 3 सब टाइप होता है मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक का।
इनर जो रहता है, इनर कैसा रहता है तो ऑब्लिक रहता है, मिडिल जो रहता है वो सर्कुलर रहता है, और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। याद रखना है, इनर होगा वो ऑब्लिक होता है, मिडिल है सर्कुलर होता है, आउटर है लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब देखते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस का डिफिनीशन। इट इज अ कंडीशन विच कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रोफी या फिर थिकनेस ऑफ पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरस रीजन जो होता है मेनली किसका तो मस्कुलर लेयर में, और वो भी किसका मस्कुलर लेयर के सर्कुलर सर्कुलर मसल का हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। याद रखना है पाइलोरस रीजन में जो मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर के सर्कुलर मसल ऑफ हाइपरट्रोफी, और सर्कुलर मसल कौन सा होता है, सर्कुलर मसल जो होता है कौन सा होता है मस्कुलर लेयर के मिडिल पार्ट, ठीक है, उसका हाइपरट्रोफी हो जाता है। काइम जो होता है, काइम में क्या क्या होता है, क्या है काइम में पॉलिपी है, एसिडिक होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, बीच प्रजेंट इन स्टमक, और स्टमक का पीएच जो होता है 1.5 से 3.5 होता है। पेराइटल सेल क्या है, पेराइटल सेल से HCl सीक्रेट होता है और इंट्रेंसिक फैक्टर। याद रखना है पेराइटल सेल से HCl और इंट्रेंसिक फैक्टर, और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना है इंट्रेंसिक फैक्टर है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ, क्या है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन के लिए। याद रखना है एसिडिक मीडियम जो है वो नेसेसरी होता है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन के लिए, ठीक है। और स्टेनोसिस जो होता है, स्टेनोसिस मतलब नैरो हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और क्या है स्टमक है एम्प्टी इज स्लो या इम्प्रॉपर होता है। इस कंडीशन में एम्प्टी जो होता है स्टमक का वो स्लो और इम्प्रॉपर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल प्रॉब्लम, ये क्या है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बट सम टाइम एक्वायर्ड भी होता है। याद रखना है मोस्ट कॉमन इज कंजेनाइटल प्रॉब्लम, ये देखने को मिलता है स्टमक स्टेनोसिस, बट सम टाइम एक्वायर्ड भी होता है। एक्सेसिव यूज कर लिया इरिथ्रोमाइसिन के तो देखने को मिलेगा। स्टमक स्टेनोसिस इज एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम। याद रखना है पाइलोरिक स्टेनोसिस है टर्नर सिंड्रोम के साथ देखने को मिलता है, जो कि मोनोसोमी होता है, 45X0 टाइप होता है। और मेनली जो होता है इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है B और O ब्लड ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। असेसमेंट करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस में तो वोमिटिंग देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन साइन यही होता है वोमिटिंग। और वोमिटिंग जो होता है वो नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है, जिसको बोलते हैं फोर्सफुल क्या है अनटिल बिकम, जब तक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ना हो। याद रखना है इसमें नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज क्या है प्रोपेल्ड सम फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड। याद रखना है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है ये सम फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अब देखते हैं फूड, ठीक है। फूड अगर लेगा तो क्या है एब्जॉर्प्शन, क्या है एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, कैलोरी और सब क्या है सेटिस्फाइड हो जाएगा अंगर। अगर फूड क्या है फूड अगर ले रहा है, फूड तो ले रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ना कैलोरी और नहीं सेटिस्फाइड होगा हंगर, ठीक है। क्रोनिक और कांस्टेंट हंगर इन चाइल्ड, क्रोनिक और कांस्टेंट हंगर होगा चाइल्ड में, क्योंकि वोमिटिंग कर रहा है ना बार बार, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेल हो रहा है बाहर, जिसके कारण डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या है लेस हो जाता है बॉवेल मूवमेंट। याद रखना है लेस हो जाता है बॉवेल मूवमेंट, क्यों, ड्यू टू स्मॉल अमाउंट GI कंटेंट होता है। याद रखना है लेस हो जाता है बॉवेल मूवमेंट ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ GI कंटेंट, लेस अमाउंट ऑफ स्टूल रहेगा, विजुअल पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलेगा अपर एब्डोमेन में। याद रखना है
पाइलोरिक स्टेनोसिस में विजुअल पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलेगा अपर एब्डोमेन में, जिसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट से राइट। याद रखना है, विजुअल पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलेगा एट अपर एब्डोमेन में और लेफ्ट से राइट होगा। हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा पाइलोरस रीजन में, जिसमें साइज बढ़ जाता है, तो इपीगैस्ट्रिक रीजन में ये देखने को मिलता है। ओलिव शेप मास तो याद ही रखना है भैया, पाइलोरिक स्टेनोसिस का ओलिव शेप मास देखने को मिलता है। और क्या होता है, वोमिटिंग करते रहेगा तो HCl एक्सपेल होगा, तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन में लॉस होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस अगर होगा तो कंसंट्रेशन यूरिन का बढ़ जाएगा, जिसके कारण यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाता है। हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम कमी कम हो जाता है, क्योंकि रीनल पाथवे में डिहाइड्रेशन करेगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, फिर रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, और रेनिन है ये कन्वर्ट करता है क्या, एंजियोटेंसन इनटू एंजियोटेंसन फर्स्ट में, एंजियोटेंसन को एंजियोटेंसन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है रेनिन को। और ACE जो है, AC इनहिबिटर जो है क्या, एंजियोटेंसन फर्स्ट को एंजियोटेंसन सेकेंड में चेंज करता है। और एंजियोटेंसन है सेकेंड, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, और जिसके कारण क्या है, एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज अगर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय यूरिन, तो जिसके कारण क्या होगा, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। अब देखते हैं गैस्ट्रिक पाथवे, इजीली एक्सचेंज होगा बिटवीन पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, जिसके कारण इंटर हो जाएगा इनटू क्या है, सेल फ्रॉम ब्लड से सेल में चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है भैया, हाइपोकैलेमिया। एक्सरे करेंगे, एक्सरे में हम क्या है, बेरियम मिल यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट हम यूज करते हैं इसमें। जब चेक करते हैं तो क्या है, उभरा रहता है, भरा हुआ, तो रुकावट देखने को मिलता है। एब्डोमिनल और USG करेंगे, एब्डोमिनल USG करेंगे तो होल क्या है, पाइलोरिक रीजन जो रहता है वो 20 mm का रहता है, 40 mm का, और ये थिकनेस वाल हो जाएगा तो मोर देन 4 mm का देखने को मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस के कंडीशन में। क्या है, कंट्रास्ट USG डाई डालेंगे, कंट्रास्ट USG डाई, तो क्या देखने को मिलेगा, शोल्डर साइन देखने को मिलेगा, शोल्डर साइन देखने को मिलेगा, और स्केपुला ह्यूमरस हो जाएगा, यह है शोल्डर साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, स्केपुला और ह्यूमरस का। उसके बाद देखते हैं क्या है, पेरिस्टालसिस देखने को मिलेगा इन अपर एब्डोमेन में। याद रखना है, पेरिस्टालसिस देखने को मिलेगा अपर एब्डोमेन में, और कैटरपिलर साइन देखने को मिलता है भैया। क्या है, पेरिस्टालसिस देखने को मिलता है अपर एब्डोमेन में, और कैटरपिलर साइन देखने को मिलता है। मैक्सिमम क्या आप देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर हमको मेंटेन करना है हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड विथ नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री के साथ। एनी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले हम मेंटेन करना पड़ेगा हाइड्रेशन स्टेटस चाइल्ड को विथ नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री से। मेडिसिन इसमें हम क्या देते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस में एट्रोपिन थेरेपी देते हैं, कितना देते हैं, 0.01 mg पर kg पर डे देते हैं, रूट देते हैं IV के द्वारा, और ये रिड्यूस कर देता है टोन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइलोरस को, ये रिड्यूस कर देगा कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइलोरस का। इंडोस्कोपी क्या है, इंडोस्कोप बैलून डायलेशन करते हैं, इंडोस्कोपी बैलून डायलेशन। लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं, क्या पाइलोरोमायोटोमी करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी मतलब पाइलरस रीजन में इंसिजन करते हैं, और पाइलोरोमायोटोमी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेडेट क्या है, फ्रेडेट रामस्टेड सर्जरी बोलते हैं। क्या है, फ्रेडेट रामस्टेड सर्जरी बोलते हैं पाइलोरोटोमी को। और कहाँ पे किया जाता है, तो पाइलोरिक
स्टेनोसिस के कंडीशन में। पाइलोमायोटोमी कैन बी डन बाय ओपन मेथड के द्वारा किया जाता है। याद रखना है, पाइलोमायोटोमी कैन बी डन बाय ओपन मेथड, ठीक है, या फिर लेप्रोस्कोपी के द्वारा। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या करोगे? हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है, इनपेट आउटपुट चार्ट लेना है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेली वेट करना है। एनपीओ रखना है बिफोर सर्जरी मिनिमम 6 से 8 घंटे के लिए। गैस्ट्रिक लवाज करना है बिफोर सर्जरी, स्टमक वॉश करना है बिफोर सर्जरी। प्लेस करना है एनजी ट्यूब को फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए, याद रखना है, ठीक है। और चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है? मेंटेन करना है इनटेक आउटपुट, एनपीओ, और आईवी देते हैं 100 ml पर केजी पर डे देते हैं। आईवी फ्लूइड है अनटिल बोवेल साउंड नॉट अपीयर। आईवी फ्लूइड देंगे जब तक बोवेल साउंड नॉट अपीयर, तो 18 से 24 घंटे में आ जाना चाहिए। अगर ओरल फीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्या है, ओरल फीडिंग जो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 24 आवर में। और वी कैन गिव ग्लूकोज वाटर एट क्या है 4 to 6 आवर ऑफ सर्जरी। याद रखना है, क्या है, वी कैन गिव ग्लूकोज वाटर, हम मजबूरी में अगर देना पड़े तो ग्लूकोज वाटर देते हैं 4 से 6 घंटे ऑफ सर्जरी में, ठीक है। सर्जरी के बाद इनिशियल है स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग देते हैं, इंटरमीडिएट और बर्पिंग करेंगे। इनिशियली में स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग देते हैं और इंटरमीडिएट बर्पिंग करते हैं। चेक करते हैं साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड कहाँ है इंसिजन साइट, तो रेडनेस, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पस ड्रेनेज और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। रेडनेस, डिस्चार्ज, पस और स्वेलिंग देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पाइलोरोटोमी में? तो रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू पाइलोरोस्पाज्म के कारण। याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है पाइलोरोटोमी में रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू पाइलोरोस्पाज्म के कारण। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम पाइलोरोस्पाज्म बाय एट्रोपिन या मेथाइल नाइट्रेट, एट्रोपिन या फिर मेथाइल नाइट्रेट। तो कितना देते हैं? 0.06 mg पर केजी पर डोज देते हैं, 0.06 mg पर केजी पर डोज हम देंगे, ठीक है। अब ये पाइलोरोस्टोनोसिस कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं क्या है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप जिसको बोलते हैं चिलोसिस। याद रखना है, क्लेफ्ट लिप को क्या बोलते हैं? चिलोसिस, ठीक है। याद रखना है, क्लेफ्ट लिप को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप को चिलोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक फीसर होता है। इसमें जो प्रोसेस देखते हैं, ये आई हो गया 2, और लिप्स और क्या है, लिप्स और नोज के कॉर्नर के बीच में जो होता है ये मैक्सिलरी प्रोसेस होता है। और लिप्स और क्या है मेडियल नेजल ब्रिज जो होता है उसके बीच क्या है मैंडिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या है फिल्ट्रम जो होता है ये नोज और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल्ट्रम बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्लेफ्ट लिप का। इट इज़ अ कंजेनाइटल फेसिंग, ये क्या है? इट इज़ अ कंजेनाइटल फेसियल एनामली है, इज विच मैक्सिलरी प्रोसेस है फेल टू फ्यूज विथ मेडियल नेजल प्रोसेस। याद रखना है, इसमें क्या होता है मैक्सिलरी प्रोसेस है, मैक्सिलरी प्रोसेस फेल टू फ्यूज विथ मेडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिलरी प्रोसेस है वो फेल हो जाता है फ्यूज टू मेडियल नेजल प्रोसेस से। सिविरिटी जो होता है इसका, सिविरिटी ऑफ क्लेफ्ट लिप कैन वेरी फ्रॉम नोट्स इन वर्मिलियम बॉर्डर टू बेस ऑफ नोज से। ड्यूरेशन इसका जो होता है 5 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में देखने को मिलेगा। याद रखना है, इसका ड्यूरेशन है 5 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल में देखने को मिलेगा। और इंसिडेंस जो होता है क्या है, इंसिडेंस है जो होता है मतलब क्या है 1 in 800 लाइव बर्थ में देखने को मिलेगा। 800 बच्चे में एक को होगा ये। अब देखते हैं क्लेफ्ट पैलेट जिसको क्या बोलते हैं प्लेटो, क्या है जिसको बोलते हैं क्या है प्लेटोसियासिस। क्लेफ्ट पैलेट को क्या बोलते हैं प्लेटोसियासिस। और ये है
हार्ड है, सॉफ्ट होता है। क्लेप पैलेट, पैलेट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल फ्यूजन ऑफ पेलेटाइन बोन। प्लेट जो होता है क्या है प्लेट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल फ्यूजन ऑफ पेलेटाइन बोन। वेन पेलेटाइन बोन फेल टू फ्यूज लेटरली। इसमें क्या होता है, वेन पेलेटाइन बोन जो है वो फेल टू फ्यूज हो जाएगा लेटरली। और एज जो देखने को मिलता है ये 12 से 14 वीक ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलता है, 12 से 14 वीक में। और सिविरिटी इसमें भी वेरी करता है। सिविरिटी जो होता है वेरी करता है फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूवला टू इंसिसिव फॉर्मेशन। इंसिडेंस जो होता है इसमें इंसिडेंस जो होता है 2000 में एक बच्चे को ये देखने को मिलता है। इटियोलॉजी देखते हैं, इडियोपैथिक होता है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं, सम मेडिसिन वर्क एंड टेट्रोजेन, ठीक है, अफेक्ट करता है फीटल डेवलपमेंट के, जैसे एंटी कन्वल्जेंट एकने मेडिसिन और मैथोट्रेक्जेल। याद रखना, एंटी कन्वल्जेंट एकने मेडिसिन और मैथोट्रेक्जेल। कुछ रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो प्रोलॉन्ग मैटरनल एनीमिया हो गया। प्रोलॉन्ग मैटरनल एनीमिया हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा मदर में, जिससे फीटस में कमी होगा, जिसके कारण फीटस का जो सेल ग्रोथ होगा वो नहीं होगा सही से। मैटरनल अल्कोहलिक या स्मोकिंग रहेगा तो ठीक है, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जिसके कारण फेशियल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है क्लेप लिप और क्लेप पैलेट। एक्सपोजर होगा रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो असेसमेंट करेंगे क्लेप लिप का तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाएगा। और क्लेप पैलेट का क्या है, ग्लोव्स फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कैसे करना है, असेस करना है सकिंग, स्लोविंग और ब्रीदिंग एबिलिटी को। याद रखना है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में असेस करना है सकिंग, स्लोविंग और ब्रीदिंग एबिलिटी। क्लेप लिप में मोस्ट कंप्रोमाइज एक्टिविटी जो होता है सकिंग होता है। क्लेप लिप में मोस्ट कंप्रोमाइज एक्टिविटी सकिंग होता है। और क्लेप पैलेट में मोस्ट कॉमन कंप्रोमाइज एक्टिविटी होता है स्लोविंग, ठीक है। असेस नीड ऑफ साउंड, असेस नीड ऑफ फ्लूइड एंड कैलोरी इनटेक बाय बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग। असेस करना है नीड ऑफ फ्लूइड और कैलोरी जो हम देंगे वो बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग हम देना है। फीडिंग टेक्निक जो है, फीडिंग टेक्निक स्लो और स्मॉल फीडिंग देंगे, इंटरमिटेंट बर्पिंग करना है, सेमी अपराइट पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग फीडिंग। याद रखना है, ड्यूरिंग फीडिंग सेमी अपराइट पोजीशन देते हैं और आफ्टर फीडिंग साइड लेटरल पोजीशन देते हैं। उसके बाद रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। प्रीवियस टेक्निक ESSR था, जिसमें इनलार्ज होल ऑफ निप्पल किया जाता था। एस से स्टिमुलेट सकिंग, एस से सोलोविंग और आर से रेस्ट, ठीक है। तो इनलार्ज होल निप्पल करेगा तो हाई चांस ऑफ एस्पिरेशन होता है, तो इसको इनलार्ज होल ऑफ निप्पल को हटा दिया गया है। पैडल स्पून और कटोरी स्पून यूज करते हैं। क्या प्लेट स्पून और कटोरी स्पून यूज करते हैं, ठीक है। प्री टर्म हाई रिस्क, प्री टर्म हो, हाई रिस्क हो या क्लेप लिफ्ट हो तो, ठीक है। और याद रखना है कीप बल्ब सिरिंज और सक्शन एपरेटस नियर टू बेड साइड ड्यूरिंग फीडिंग रखना है। ड्यूरिंग फीडिंग बल्ब सिरिंज और सक्शन एपरेटस रखना है नियर बेड साइड ड्यूरिंग फीडिंग। और प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है पेरेंट को, ठीक है, फॉर एक्सेप्टेंस चाइल्ड के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लेप लिफ्ट में क्या करते हैं, चिलियोप्लास्टी करते हैं, चिलियोप्लास्टिक, और टाइम होता है 3 to 6 मंथ में हम कर देते हैं, याद रखना है। और सूचर इसमें हम करते हैं जेड शेप का सूचर करते हैं इसमें। लॉग एंड बो यूज करते हैं, याद रखना है, लॉग एंड बो यूज करते हैं जो प्रिवेंट करता है लाफिंग। क्लेप लिप के लिए हम लॉग एंड बो यूज करते हैं, सूचर जेड शेप का करते हैं और टाइम 3 से 6 महीने में करते हैं। और क्लेप लिप का जो सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं चिलियोप्लास्टी। और क्लीन करेंगे सूचर साइट को आफ्टर ईच फीडिंग।
ठीक है। और क्लीन करते हैं NH से करते हैं, स्टेराइल वाटर से करेंगे या हाफ H2O2 से करेंगे। और रब नहीं करना है, डू नॉट रब करना है, याद रखना है। ठीक है। किससे क्लीन करते हैं? NH से करते हैं, स्टेराइल वाटर से कर सकते हैं और हाफ H2O2 से, और रब नहीं करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में विच पोजीशन, पोस्ट ऑपरेटिव में कौन सा पोजीशन दोगे? विच पोजीशन? एनी पोजीशन एक्सेप्ट प्रोन को नहीं देना है, याद रखना है। सेमी अपराइट दे दो या साइड लाइन दे दो, लेकिन प्रोन पोजीशन हम क्लेप लिप में नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लेप पैलेट के लिए प्लेटोप्लास्टी करते हैं। ये 6 से लेके 18 मंथ के एज में किया जाता है। 6 से लेके 18 मंथ के एज में ये किया जाता है, अप्रॉक्स 1 ईयर में। और गैप रहेगा, गैप बिटवीन पेलेटाइन बोन और क्या, फील्ड बाय पेरियोस्टियम फ्लैप, याद रखना है। गैप होता है बिटवीन पेलेटाइन, क्या है, पेलेटाइन बोन, और फील्ड होता है पेरियोस्टियम फ्लैप। ओरल पैकिंग करते हैं फॉर 2, क्या है, 2 to 3 डेज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, याद रखना है। ओरल पैकिंग करते हैं, ओरल पैकिंग फॉर 2 to 3 डेज टू प्रिवेंट हो जाए एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। ओरल पैकिंग करते हैं फॉर 2 to 3 डेज, जिससे प्रिवेंट हो जाए एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। स्टार्ट करते हैं IV, कीप चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन, अगर चाइल्ड प्रोन पोजीशन में है तो मिनिमाइज चांस होता है एस्पिरेशन का बाय ड्रेनेज ऑफ ओरल लिक्विड। ठीक है। डू नॉट अलाउ चाइल्ड फॉर, क्या है, ब्रशिंग टीथ, याद रखना है। चाइल्ड को ब्रशिंग के लिए हम अवॉइड करते हैं। डू नॉट गिव हार्ड सब्सटेंस टू चाइल्ड बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी ऑफ सुचर, याद रखना है। डू नॉट अलाउ ओरल टेम्परेचर, ओरल कैथेटर और टंग डिप्रेशर यूज नहीं करना है। और क्या है, एल्बो और जैकेट रीस्टेन हम यूज करते हैं। जैकेट ये क्या करेगा, मिनिमाइज मूवमेंट कर देता है। एल्बो और जैकेट रीस्टेन, तो एल्बो रीस्टेन जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी में हम यूज करते हैं एल्बो रीस्टेन, और सेकेंड में जैकेट रीस्टेन भी हम यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। रिकरेंट ओटाइटिस हियरिंग ओटाइटिस, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, जिसमें हियरिंग लॉस होगा ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन ऑफ, क्या, इंस्टीट्यूशन ट्यूब। रिकरेंट रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा बार बार। स्पीच प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्पीच के लिए लिप्स, टीथ, टंग और क्या होता है, पैलेट की ज़रूरत होता है, पैलेट के लिए। ठीक है। तो इसमें लिप्स और क्या है, पैलेट में दिक्कत हो गया है तो फिर स्पीच में प्रॉब्लम होगा। फीडिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा इसमें, फीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला विथ इसोफेजियल एट्रेसिया। देखते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला विथ इसोफेजियल एट्रेसिया। फिस्चुला क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्चुला। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रेकिया और इसोफेगस हैज मोर, क्या है, हैज कॉमन चैनल, क्या है, हैज कॉमन चैनल, कैनाल होता है अप टू 4 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। 4 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ट्रेकिया और इसोफेगस का कॉमन क्या होता है, मतलब कॉमन चैनल, कैनाल होता है और 4 वीक पे। और आफ्टर 4 वीक के बाद है दिस शुड बी अ सेपरेटेड। ठीक है। 4 वीक के बाद है सेपरेट हो जाना चाहिए ट्रेकिया और इसोफेगस का जो कॉमन चैनल है। ठीक है। और 4 वीक के बाद भी अगर ये इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ ट्रेकिया और इसोफेगस हुआ है तो इसके कारण क्या हो गया है, लीड टू फिस्चुला कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया और इसोफेगस एट बर्थ पे। ठीक है। जिसको बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला। और इसोफेजियल एट्रेसिया क्या होता है, इसमें ब्लाइंड या क्लोज हो जाता है। ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच, क्या, इन विच इसोफेजियल फेल टू फॉर्म कंटिन्यू पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसोफेगस है फेल टू फॉर्म कंटिन्यू पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है। इसमें देखते हैं मोर देन, क्या है, मोर देन, क्या, 50% केसेस में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला इज एसोसिएटेड विथ अदर डिफेक्ट होता है। जैसे क्या होता है, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम डिफेक्ट होता है, एग्जाम्पल स्पाइनल बाइपिटा,
एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, कार्डियक एनामली जैसे ASD VSD है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला विथ एट्रेसिया, ठीक है, याद रखना है, इसोफेजियल एट्रेसिया ये सबसे ज़्यादा होता है। और देखते हैं क्या है, रीनल एनामली जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस है, लिम्ब एनामली क्लब फुट हो गया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला एंड ट्रेकियोफेसल एट्रेसिया। टोटल होता है 5 टाइप का होता है। और क्लासिफिकेशन कौन दिया था ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला, तो क्या है कौन दिया था, तो क्या है वोगोट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, वोगोट साहब ने दिए थे। टाइप 1 में क्या होता है, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है वो ब्लाइंड रहता है, याद रखना है, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है वो ब्लाइंड रहता है, जिसमें है नो फिस्चुला कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया और इसोफेगस में, जिसमें है कोई कनेक्शन नहीं होता है ट्रेकिया और इसोफेगस में, और ये 3 से 7% केसेस में देखने को मिलता है टाइप 1। टाइप 1 में याद रखना है अपर एंड लोअर इसोफेगस ब्लाइंड हो जाता है, जिसमें नो फिस्चुला कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया और इसोफेगस, और 3 से 7% केसेस में ये देखने को मिलता है टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो लोअर इंड ऑफ इसोफेगस है वो ब्लाइंड रहता है, इसमें है लोअर इंड ऑफ इसोफेगस है वो ब्लाइंड रहता है, और अपर इंड ऑफ इसोफेगस है हैज फिस्चुला कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया हो जाता है, याद रखना है, इसमें अपर इंड ऑफ इसोफेगस है वो कनेक्शन हो जाता है ट्रेकिया से, और ये अप्रोक्स क्या है 0.8% टोटल केसेस में देखने को मिलता है। और थर्ड जो होता है जिसमें अपर इंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड हो जाता है, इसमें अपर इंड ऑफ इसोफेगस ब्लाइंड हो जाता है, और लोअर इंड ऑफ इसोफेगस हैज फिस्चुला कनेक्शन विथ ट्रेकिया हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, टाइप 3 87% ये होता है, जिसमें अपर इंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है इसोफेगस का, और लोअर इंड ऑफ इसोफेगस है वो ट्रेकिया से क्या है कनेक्शन हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है 87% केसेस में, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 4 जो होता है अपर एंड लोअर इंड ऑफ इसोफेगस हैज फिस्चुला कनेक्शन विथ ट्रेकिया हो जाता है, और ये रेयर होता है 0.7% ये देखने को मिलता है टाइप 4। टाइप 5 जो होता है, टाइप 5 जो होता है ये कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस होता है, बट फिस्चुला कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन होता है इसोफेगस का, बट फिस्चुला कनेक्शन हो जाता है ट्रेकिया से, और इट इज नोन है जिसको एच टाइप डिफेक्ट बोलते हैं, और ये 4.2% केसेस में देखने को मिलता है। असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट देखने को मिलता है 90% केसेस में, यहीं से क्वेश्चन आता है, फ्रोथी सलाइवा देखने को मिलेगा नोज एंड माउथ से, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, याद रखना है, फ्रोथी सलाइवा देखने को मिलता है क्या है नोज और माउथ से, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, रीगर्जिटेशन और वोमिटिंग होगा, बार बार रीगर्जिटेशन और वोमिटिंग होगा, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, याद रखना है, रीगर्जिटेशन और वोमिटिंग होगा, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। 3C साइन देखने को मिलता है, कफिंग है, चौकिंग है, और साइनोसिस, याद रखना है, 3C साइन, कफिंग है, चौकिंग है, और साइनोसिस देखने को मिलता है, कफिंग, चौकिंग और साइनोसिस देखने को मिलता है इसमें। अब देखते हैं क्या है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है, साइज होता है 5 फ्रेंच का होता है, डज नॉट मूव फर्दर, इसमें डज नॉट मूव फर्दर है, इफ़ अगर यूज करोगे फोर्स तो इट क्वाइल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं गैस इन इसोफेगस एंड स्टमक इन एक्सरे, ठीक है, देखने को मिलेगा गैस इन क्या है इसोफेगस और स्टमक में जब एक्सरे करोगे तो। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला एंड इसोफेजियल एस्ट्रेसिया है, ये मोस्ट कॉज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रामिनोज के कारण, सीवियर पॉलीहाइड्रामिनोज के कारण, ड्यू टू इम्प्रॉपर सकिंग ऑफ इम्नियोटिक फ्लूइड, जिसमें मोर देन 2000 ml हो जाता है। तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला और एट्रेसिया है मोस्ट कॉज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रामिनोज के कारण देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर सकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड है मोर देन 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनोज। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, याद रखना है मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, प्रिवेंशन करना है निमोनिया से, ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करना है, सपोर्टिव केयर और प्रॉपर सर्जिकल करेक्शन करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सर्जिकल करेक्शन करना है, सर्जिकल करेक्शन मेथड डिपेंड ऑन दिस क्राइटेरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस पे डिपेंड होगा, और कंडीशन ऑफ चाइल्ड पे। तो वन स्टेप सर्जरी में क्या करोगे, चाइल्ड का कंडीशन अगर नॉट क्रिटिकल है और डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ ईसोफेगस है, वो कितना है मतलब लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, लाइगेशन कर दोगे फिस्टुला को, और इन टू इन एनास्टोमोसिस ऑफ ईसोफेगस कर दोगे बाद में, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप सर्जरी में क्या करते हैं, चाइल्ड इज अ क्रिटिकल और डिस्टेंस है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, तो स्टेप 1 सर्जरी में है लाइगेशन करोगे फिस्टुला का, और उसके बाद गैस्ट्रोस्टोमी कर दोगे। फर्स्ट करते हैं गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन मेनली, और दूसरा है फीडिंग, याद रखना है लाइगेशन करोगे फिस्टुला स्टेप फर्स्ट में, उसके बाद गैस्ट्रोस्टोमी करोगे, फर्स्ट गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, उसके बाद फीडिंग। उसके बाद क्या करना है, सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी करना है। सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी टू प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ सलाइवा, टू प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ सलाइवा बाय ईसोफेगस इरिगेशन बाय डबल ल्यूमन कैथेटर। सर्वाइकल ईसोफेगोटोमी, इसमें क्या हो गया, टू प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ सलाइवा बाय ईसोफेगस इरिगेशन बाय डबल ल्यूमन कैथेटर। स्टेप 2 में क्या करोगे, आफ्टर 80 से 80 to 24 मंथ ऑफ एज में उसके बाद स्टेप 2 में है 18 से 24 महीने के बाद क्या करना है, इन टू एनास्टोमोसिस कर दोगे ईसोफेगस के। इफ अगर डिस्टेंस है स्टील मोर देन, अगर स्टील मोर देन है, टैक ऑटोग्राफ्ट लोगे कोलोन से। नर्सिंग केयर हम देखते हैं, प्री ऑपरेटिव NPO रखना है, IV स्टेटस IV स्टार्ट करना है, कीप चाइल्ड इन इनक्यूबेटर में रखना है चाइल्ड को, सक्शन अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, और डबल ल्यूमन कैथेटर हम यूज करते हैं इरिगेशन और इरिगेशन करना हो ईसोफेगस का तो प्री ऑपरेटिव में, ठीक है। और क्या करना है, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी केप्ट ओपन फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी केप्ट ओपन फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए। चांस और इन्फेक्शन है उसको मिनिमाइज करोगे बाय यूजिंग प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करना है, NPO रखना है, IV लाइन चलाना है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन देना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, और IV चार्ट को मेंटेन करना है। बिफोर स्टार्टिंग ओरल फीडिंग क्या करोगे, बेरियम एक्सरे करना है टू चेक लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस साइट, याद रखना है बिफोर स्टार्टिंग ओरल फीडिंग क्या करोगे, बेरियम एक्सरे करना है जिससे चेक हो जाए लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस साइट। और साइन हम क्या चेक करते हैं, लीकेज, तो इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लूरेंट चेस्ट ड्रेनेज देखने को मिलेगा, और WBC बढ़ जाएगा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफर करते हैं स्टेराइल वाटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफर करेंगे स्टेराइल वाटर। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब शुड बी एबव द लेवल ऑफ स्टमक रखना है, याद रखना है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है शुड बी एबव द लेवल ऑफ स्टमक, ठीक है, ड्यूरिंग फीडिंग, याद रखना है ड्यूरिंग फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब होगा शुड बी एबव द लेवल ऑफ स्टमक रखना है ड्यूरिंग फीडिंग, एंड एट द लेवल ऑफ स्टमक आफ्टर फीडिंग रखना है। और क्या है, एट द लेवल ऑफ आफ्टर फीडिंग रखना है स्टमक से, याद रखना है अच्छे से। गैस्ट्रोस्टोमी शुड बी यूज टिल कंप्लीट हीलिंग ऑफ एनास्टोमोसिस, याद रखना है गैस्ट्रोस्टोमी है शुड बी यूज टिल कंप्लीट हीलिंग ऑफ एनास्टोमोसिस, जब तक ना हो जाए। एजुकेट करना है पेरेंट को केयर ऑफ एनास्टोमोसिस ट्यूब को कैसे केयर करना है। उसके बाद इट एनास्टोमोसिस इज नॉट पॉसिबल
अगर एनास्टमोसिस पॉसिबल नहीं है तो देन गो फॉर अ ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट ही कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या है, पेसिफर टू चाइल्ड इफ ओरल फीडिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। दिस विल बी हेल्प फॉर नॉर्मल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड के लिए। मोनिटर करना है क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन एंड सर्जिकल साइट, अगर इन्फेक्शन होगा तो रेडनेस, स्वेलिंग और प्लूरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यूज करना है बैरियर ड्रेसिंग एट सर्वाइकल इसोफेगोटोमी साइट टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन बाय मॉइस्चरिंग। याद रखना है, यूज करना है बैरियर ड्रेसिंग एट सर्वाइकल इसोफेगोटोमी साइट पे, जिससे प्रिवेंट हो जाए स्किन ब्रेकडाउन बाय मॉइस्चरिंग के द्वारा।